बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का नावल है मैं मुहाफिज तुम्हारा पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं। निकाह का दिन आ गया। फरियाल ने नहा धोकर रेहान के लाए हुए कपड़े तब्दील किए और कोई तैयारी नहीं की। जा नमाज बिछाकर रोती हुई अल्लाह से खूब दुआएं की। रेहान का एक आदमी इसे ले जाने के लिए आया। फरियाल इसके साथ एक बड़े कमरे में आई जहां रेहान, मौलवी साहब और रेहान की गैंग के कुछ लोग थे। फरियाल भी वहां एक कुर्सी पर बैठ गई। ना मेहमान ना सजावट, सिर्फ खामोशी और बंदूक, बॉडीगार्ड्स और मौलवी साहब। मौलवी साहब ने निकाह शुरू किया। रेहान ने रोबदार आवाज में कबूल है कहा। फरियाल की जबान बंद थी, दिल धड़क रहा था, आंखों में आंसू। रेहान ने सख्ती से इसका हाथ पकड़ा। रेहान ने सर्द मगर फैसला किन लहजे में कहा, बोलो। तब कांपती हुई आवाज में फरियाल ने अल्फाज अदा हुए, कबूल है। निकाह मुकम्मल हुआ और फरियाल रेहान खान की बीवी बन गई। निकाह होने के बाद फरियाल रोज की तरह अपने कामों में मगन हो गई, लेकिन उसकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। रात हुई तो वो रेहान के कहने पर उसके कमरे में आ गई। कमरा उर्वशी नहीं था, मगर रोशनी मध्यम, माहौल पुरसुकून और दिलों में तूफान। फरियाल बिस्तर के एक कोने पर बैठकर कांप रही थी। रेहान अंदर आया, दरवाजा बंद किया और अपनी जैकेट उतार कर एक सिगरेट जलाई और कहा, लोग पहली रात फूल लेकर आते हैं, तोहफे लेकर आते हैं। मैं तुम्हारे लिए ये सिगरेट का धुआं लेकर आया हूँ। वो धीरे धीरे फरियाल की तरफ बढ़ा। फरियाल रो रही थी, फरियाल के हाथ लरज रहे थे, फरियाल कांप रही थी। वो इसके करीब आया और पूछा, क्या हुआ, डर लग रहा है? तुम जब डरती हो ना, तब तुम्हारे वजूद से मुझे और ज्यादा खिंचाव पैदा होता है। रेहान ने आहिस्ता से इसके सर से दुपट्टा खींचा। फरियाल और ज्यादा डर गई। फरियाल, मैं जो चीज चाहता हूँ इसे हासिल करके रहता हूँ, लेकिन हासिल करने के बाद मैं इसे को बड़े प्यार से रखता हूँ, इसे टूटने नहीं देता, क्योंकि मैं जो लेता हूँ वो दिल से लेता हूँ। रेहान ने इसके कान के करीब आकर सरगोशी की। ये कहकर वो चुप हुआ। फिर फरियाल के कान के करीब सरगोशी की, जब तुम खुद मेरे पास आओगी तब मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा। और ये जिस्म तो क्या है, कभी भी हासिल किया जा सकता है। पहले दिल पर कब्जा करना पड़ता है, जिस्म तो खुद ब खुद अपना हो जाता है। फरियाल ने हैरत से उसे देखा। रेहान रुक गया था। इसके चेहरे पर पहली बार हमदर्दी या शायद एक अजीब सा एहतराम था। रेहान पलटकर वापस जा चुका था। फरियाल पहली बार सोच में डूब गई। क्या वाकई ये गुंडा है या इसके पीछे भी कोई कहानी है? फरियाल सोचने लगी। फरियाल अब रेहान के साथ एक ही छत के नीचे थी, मगर रिश्ते की कुर्बत से कोसों दूर। वो इसे देखता था। इसकी आंखों में अब अपनापन नजर आने लगा था। जब कभी इसकी आंखें फरियाल से मिलती, वो हल्का सा मुस्कुरा देता। अब वो फरियाल को डराता नहीं था। जब कभी कुछ बात करता तो अच्छे से किया करता। रात 8 बजे का वक्त था। सारे गार्ड्स खाना खाने के लिए एक जगह इकट्ठा हुए थे। रेहान भी इनके साथ था। बारिश शुरू थी। फरियाल ने सोचा कोई इसे देखने वाला नहीं है। वो पानी में भीगने लगी। रेहान भी इनके साथ था, शायद अपने अंदर के जख्म पानी में बहाना चाहती हो। पानी अच्छा खासा तेज हो गया। रेहान गार्ड्स के साथ नहीं था। वो अपने कमरे से बाहर निकला और दूर से फरियाल को एकटक देखने लगा। वो भीगती जा रही थी। बाल, दुपट्टा, लिबास सब बदन से चिपक गया था। इसके जिस्म की तमाम रोनुमाई साफ नजर आ रही थी। दुपट्टा सर से सरक कर कांधे पर आ गया था। पानी की बूंदे इसके चेहरे गर्दन से होते हुए अंदर तक उतर रही थी। फरियाल को इस तरह से देखकर रेहान सरशार हो गया। रेहान के ऊपर मदहोशी छाई। रेहान ने मुट्ठियां सख्ती से बांधी, जैसे खुद पर कंट्रोल कर रहा हो। रेहान ने सोचा, बस बहुत हो गया। वो तेज कदमों से चलता हुआ इसके करीब आया और बाजू से पकड़कर कमरे के अंदर खींच कर ले गया। तुम क्या चाहती हो? मुझे पागल कर दूंगी? इसकी आवाज में खालिस मर्दांगी थी। जब्त के आखिरी किनार पर खड़ा हूँ मैं। कब तक खुद को कंट्रोल करूंगा? मैं अब जब्त नहीं कर सकता। फरियाल ने ममनाई आवाज में कहा, मैं बस भीगना चाहती हूँ। मगर रेहान अब कुछ नहीं सुनना चाहता था। फरियाल के भीगे चेहरे, नरम होठ जो ठंडी से कांप रहे थे, इसे अपने उंगलियों से छुआ और इसके बेहद करीब जाकर इसके गले पर झुक गया और कहा, तुम अगर मुझे इस तरह से मदहोश करोगी तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकूंगा। अब तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी कैद में, मेरे लम्स
में मेरा हक है तुम पर। फरियाल ने कांपटों से कहा, तुमने कहा था जब तक मैं दिल से राजी ना हो जाऊं तुम मुझे नहीं छुओगे। रेहान ने कहा, अब बहुत देर हो गई है। और फिर रेहान ने अपने लब इसके लबों पर रख दिए और दीवानों की तरह इसे चूमने लगा। इसके वजूद में एक तूफान था। इसने एक बेकाबू बोसा लेकर फरियाल को इसकी शिद्दत का एहसास दिलाया। ना इजाजत मांगी ना दी गई, बस जज्बे टकरा गए। रेहान ने इसे बाहों में उठा लिया, रोकने की कोशिश की, इसकी गिरफ्त से आजाद होने की कोशिश की, लेकिन रेहान ने ना अपनी गिरफ्त ढीली की और ना ही फरियाल की कोई बात सुनी। ना फरियाल का किसी तरह इसने नोटिस किया। मगर अब इसे रोकने का कोई रास्ता फरियाल के पास नहीं था, क्योंकि वो अब अपना जायज हक ले रहा था। बेडरूम का दरवाजा बंद हुआ। बारिश बाहर बरस रही थी और अंदर एक मर्द एक औरत को मुकम्मल कर रहा था। वो रात फकत एक जिस्मानी ताल्लुक न थी, वो रेहान की बरसों की प्यास का तूफान था। सुबह फरियाल की आँख खुली तो गुजरी रात का सारा मंजर इसके सामने एक बार फिर आ गया। फरियाल की आँख में आंसू आ गए, लेकिन कहीं न कहीं फरियाल को पछतावा हो रहा था। फरियाल की आँख से मजीद आंसू बह गए। फरियाल को अपने दिल की कैफियत को समझ नहीं आ रही थी। यही हाल रेहान का भी था। रेहान ने कहा था कि वो बिना इजाजत फरियाल को नहीं छुएगा, लेकिन कल रात वो जज्बातों में बह गया था। रेहान को अपने किए पर पछतावा तो नहीं था, बहरहाल कहीं न कहीं थोड़ा अफसोस जरूर था। फरियाल ने गुस्ल किया और अपने कामों से लग गई। रेहान फरियाल को अब मजीद तवज्जो से देख रहा था, जबकि फरियाल रेहान से नजरें चुराने लगी थी। फरियाल अपने कमरे में थी। रेहान इसे ढूंढता हुआ आया और कहने लगा, कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। फरियाल ने नजरें चुराते हुए जवाब दिया, क्या कोई काम है तुम्हें मुझसे? तब रेहान इसके करीब आया और पूछने लगा, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे नजरें क्यों चुरा रही हो? फरियाल फिर से नजर चुरा कर कहने लगी, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम कह सकती हो मुझसे तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कल रात की वजह से तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही ना? रेहान ने फिक्रमंदी से पूछा। बस वो बात कर ही रहे थे कि इन पर किसी और गैंग ने हमला कर दिया। फरियाल बंदूकों की आवाज से बहुत डर रही थी। रेहान ने उसे अपने सीने से लगाया और हौसला दिया, तुम डरो मत। उसे अपने सीने से लगाया और हौसला दिया, तुम डरो मत, मैं हूँ, तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। इसने बहुत ही प्यार से फरियाल के चेहरे से बालों की लटों को हटाया और कान के पीछे करके कहने लगा, तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तुम्हारी हिफाजत करने के लिए, ठीक है? तुम यहाँ छुप जाओ और बाहर मत निकलना, मैं कुछ देर में आता हूँ। तब फरियाल इसकी बात मानते हुए टेबल के नीचे छिप गई और रेहान हाथ में बंदूक पकड़े बाहर निकल गया। फरियाल तो बहुत डर रही थी। इसने इस तरह के हालात का कभी सामना नहीं किया था। बंदूक की आवाज आती तो वो डर कर अल्लाह की पनाह मांगती। फायरिंग की आवाज धीरे धीरे करके बंद हो गई थी। फरियाल फिक्रमंदी से दरवाजे की तरफ देखने लगी। दरवाजा धड़ से खुला और रेहान जख्मी हालत में अंदर दाखिल हुआ। रेहान को जख्मी देख फरियाल जोर जोर से रोने लगी और फिक्रमंदी से पूछने लगी, क्या हुआ तुम्हें? रेहान ने करारती हुई आवाज में कहा, फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस गोली छूकर निकली है। तुम यहाँ से चलो, हमें निकलना होगा, दूसरी गैंग के और लोग आते होंगे और हमारे पास हथियार की कमी है, हमारे 2 लोग भी जख्मी हो गए हैं, तुम चलो यहाँ से। रेहान ने इसे जंगल के रास्ते से एक दूसरे अड्डे पर ले गया और इस बीच फरियाल लगातार रोए जा रही थी। रेहान से बार बार कह रही थी, तुम्हारे जख्म से खून बह रहा है, तुम्हें कुछ हो गया तो हम पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। रेहान ने इसे कहा, तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, चलो। रेहान ने इसे सुरंग के रास्ते एक दूसरी जगह पर निकाला। थोड़ी सी लंबी लंबी झाड़ियों में से गुजरने के बाद सामने एक आलीशान बंगला था। रेहान इसे बंगले के पीछे वाले रास्ते से बंगले के अंदर ले गया। फरियाल ने हैरत से पूछा, किसका घर है ये? मैं ऐसे किसी के यहाँ नहीं आऊंगी। रेहान ने कहा, अभी हमारे पास कोई जगह नहीं है छिपने के लिए, तुम चुपचाप चलो, यहाँ कोई नहीं रहता। तब फरियाल ने इसकी बात मानते हुए इसके साथ चल दी। इसके कहने के मुताबिक बंगला खाली था। वो पीछे के सीढ़ियों से चढ़ते हुए एक रूम में पहुंचे। फरियाल बहुत परेशान थी। रेहान इसे देखा और कहा, तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? तब फरियाल ने रोते हुए कहा, अगर वो लोग हमारे पीछे फिर से आ गए तो? रेहान ने कहा, पहले तो तुम रोना बंद करो और सुनो, वो लोग नहीं आ सकते हमारे पीछे, वो जगह यहाँ से बहुत दूर है, हम बहुत दूर आ चुके हैं उनसे। अब ये लोग पानी पियो। इसने करीब रखा पानी का गिलास उठाकर फरियाल को दिया और फरियाल चुपचाप पानी पीने लगी। पानी पीने के बाद फरियाल ने रूम का जायजा लिया। रूम बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही अच्छा पेंट किया हुआ था। घर का फर्नीचर भी बहुत अच्छा था। कमरे
के वस्त में डबल साइज का बेड था। इस पर बहुत ही खूबसूरत चादर बिछी हुई थी। कमरे के कॉर्नर पर एक सोफा था, एक कबर्ड था। फरियाल हैरत से कमरे को देख रही थी। रेहान दरवाजा खोलकर जाने लगा तो फरियाल ने फिक्रमंदी से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? रेहान ने कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं अभी आता हूँ। फरियाल ने कहा, मैं भी आऊंगी आपके साथ। रेहान बोला, मैंने कहा ना मैं अभी आता हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, ठीक है? तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। कहकर वो नीचे चला गया और फरियाल बेड पर लेट गई। फरियाल इतनी थक गई थी कि फरियाल को वहाँ लेटते ही नींद आ गई और फरियाल कुछ देर सो गई। रेहान सीढ़ियों से उतरकर नीचे वाले पोर्शन में गया। कमरे में जाकर ड्रेसिंग करने लगा। जब एक नौकर ने इसे देखा, सलाम किया और कहा, साहब आप कुछ खाएंगे? तब रेहान ने नौकर से कहा, तुम खाना बनाओ, मैं आराम करने के बाद खाना ही खाऊंगा। नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह 3 दिन के बाद आएगा। अल्लाह हाफिज।